गुड इवनिंग माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज एक बार हम फिर से एक नया वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आ गए हैं, जो कि हमारी क्लास 12 की फिजिक्स में चल रही यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका अगला वीडियो लेक्चर है। और इससे पहले मैं जितने भी वीडियो लेक्चर्स दे चुका हूं, वो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें, तब जाके आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए मेरे बच्चों, क्योंकि आज का लेक्चर कोई इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं है। वो बात अलग है कि हम एक टॉपिक नया कर रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक इससे पहले किए हुए और कराए हुए और समझाए हुए और बताए हुए टॉपिक से रिलेटेड है। क्योंकि फिजिक्स में यूनिट नंबर 3 का सेकंड भाग चल रहा है, जिसका नाम है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। पिछले कुछ लेक्चर से मैं आपको लगातार यही पढ़ाता आ रहा हूं कि क्या फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, फोर्स लगने से चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। और इससे पहले वाले लेक्चर में, जो कि साइक्लोट्रॉन का लेक्चर था, वो तो अपने आप में पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड लेक्चर था। अभी तक हम सारा खेल जो खेल रहे हैं ना, वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे खेल रहे हैं। मतलब कि सेकंड भाग की जो शुरुआत हुई है, शुरुआत में ही मैंने सबसे पहले समझा दिया था कि क्या होगा अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा जाएगा, क्या होगा अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखा जाएगा। तो हमें पता चल चुका था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखा जाता है तो उस पे फोर्स लगता है F = QE, और जब उसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखा जाता है तो उस पे फोर्स लगता है F = QVB sin थीटा। और उसी फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में घूमने लग जाता है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आने वाला मैग्नेटिक फोर्स इज इनफ टू प्रोवाइड द नेसेसरी और द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी तो चार्ज पार्टिकल घूमने लग जाता है। अब जानते हो एक बच्चा क्या बोला? कहता है सर कब तक चार्ज पार्टिकल की बातें करते रहोगे? चार्ज पार्टिकल तो एक मामूली सी चीज है, एक सिंगल आइसोलेटेड पार्टिकल का क्या करोगे? हम लोग तो फिजिक्स में पूरे कंडक्टर्स की बातें करते हैं, पूरे वायर्स की बात करते हैं, बंडल की बात करते हैं, कॉइल की बात करते हैं, कई सारी चीजें होती है जो हम क्यूमुलेटिव वर्जन में बात करते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होकर बात करते हैं। मामूली एक चार्ज पे कौन बात करता है? क्या आप और मैं कभी बोलते हैं हमारे घर में आज इतना चार्ज आ गया? नहीं, हम सब जानते हैं हमारे घर में चार्ज का भंडार है, और चार्ज के भंडार को आप अच्छी तरह जानते हो करंट कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। और वो चार्जेस जो होते हैं वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। एक बच्चा कहता है सर सीधा पॉइंट पे आओ ना, कहना क्या चाहते हो, सिखाना क्या चाहते हो? यही सिखाना चाहता हूं कि अभी तक हमने ये जाना है कि क्या होता है चार्ज पार्टिकल के साथ जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आता है। आज हम जानेंगे कि क्या होगा चार्ज पार्टिकल्स के भंडार के साथ। मतलब एक चार्ज पार्टिकल नहीं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल। एक बच्चा कहता है मतलब क्या हम मान सकते हैं एक तार का टुकड़ा? जी हां, एक तार का टुकड़ा मतलब जानते हो, करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर बोलूं, क्या मैं करंट कैरिंग कंडक्टर बोल सकता हूं? हां। मेरा आपसे छोटा सा सवाल, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन होगा या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे? बेशक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत सारा फोर्स लगेगा। इसका मतलब कि हम जानते हैं कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, लेकिन अब वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ये कह रहा है कि भाई साहब मैं अकेला नहीं हूं, मैं जिस चीज में मौजूद हूं उस चीज में मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे हैं, तो फोर्स तो सब पे लगेगा। तो ये पता लगाने की बजाय कि हम पे फोर्स कितना लग रहा है, आप ये पता लगा लो कि हम जिस चीज में मौजूद हैं उस पे फोर्स कितना लग रहा है। मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूविंग इनसाइड अ कंडक्टर। अब हम यही जानेंगे कि कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है। तो आज का ये लेक्चर
इसी डेरिवेशन के साथ शुरू होता है। और यही रीजन है कि आज का जो टॉपिक है वो एक कॉन्टिन्यूड टॉपिक है जो पुरानी ही बातों से ताल्लुकात रखता है। इसलिए अगर आप में से अभी भी कोई बच्चा मेरे इस लेक्चर को बिना इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखे ही देख रहा है, तो अभी मेरी सजेशन है कि आप परेशान होने से अच्छा है अपनी प्रॉब्लम का समाधान निकालें। पहले इस लेक्चर से पहले दिए हुए लेक्चर्स को जरूर देखें ताकि आपका बेस बने, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन। एक बच्चा बोला डेरिवेशन, अरे किस चीज की? हाँ सुनो मेरे बच्चों, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द force acting. This is the derivation of the force acting on a current carrying conductor. Force acting on a current carrying conductor. Force acting on a current carrying conductor. A current carrying conductor. कब? जब when it is placed in magnetic field. जब उसे रखा जाएगा, I repeat my sentence, when it is placed in magnetic field, जब उसे रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम इसकी डेरिवेशन करते कैसे हैं? वैसे तो इस डेरिवेशन में बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, ये बहुत आसान डेरिवेशन है, लेकिन एग्जाम में 3 मार्क्स में ये डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है। अब ये डेरिवेशन क्या कहती है? डेरिवेशन का नाम है It is the derivation of the force acting on a current carrying conductor when it is placed in a magnetic field. तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, let us consider, I repeat my sentence, let us consider a conductor. Let us consider a conductor of length L. Let us consider a conductor of length L and area of cross section A. And area of cross section A carrying large amount of electrons, carrying large number of electrons, carrying large number of electrons such that I is the current, I repeat my sentence, such that I is the current flowing through it. मान लीजिए कि उस कंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट जो है वो I है। अब मैं यहां लिख रहा हूं लेट दिस कंडक्टर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट दिस कंडक्टर बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल थीटा, एट सम एंगल थीटा। एक बच्चा कहता है वो कैसे? आओ समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास ये छोटा सा कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं L है, और मान लेते हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड B इस कंडक्टर को क्रॉस कर रही है। लेट B बी द मैग्नेटिक फील्ड, दिस बी द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा। समझ आना चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के साथ कुछ एंगल थीटा बना रही है तो क्या होगा? हम जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है, एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है, इट इज गिवन एज फॉलोज, इट इज गिवन एज फॉलोज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इज Q V B sin थीटा। अब Q कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो F इज इक्वल टू E V B sin थीटा। हम अच्छी तरह ये चीज जानते हैं, हम अच्छी तरह चीज जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन मेरा सवाल, क्या इस कंडक्टर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा? बिल्कुल नहीं, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब मैं बोलता हूं लेट देयर बी n electrons, let there be n electrons per meter cube। अगर पर मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज अगर 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पूरी कंडक्टर की वॉल्यूम में, पूरी v मीटर क्यूब में, v मीटर मतलब वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, यानी n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, बात को समझो भाई, 1 मीटर क्यूब में अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पूरी वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पूरी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी वॉल्यूम को v मान लेते हैं, लेट v बी द वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब में अगर छोटू n है और पूरी वॉल्यूम v है, तो पूरी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? छोटू n into v, so छोटू n into v becomes capital N। what is capital N? total number of electrons in the entire conductor। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में n है तो टोटल फोर्स कितना होगा? जगह तो बची ही नहीं है, जगह तो बनानी पड़ेगी। देखते हैं, यहां लिखते हैं, सो देयरफॉर टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू, ये वाला जो फोर्स था इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, nf। जरा गौर से देखो, घूरो, समझो, जानो, परखो, पहचानो। ये डेरिवेशन आपके सामने चल रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो मैं पूरी डेरिवेशन करा रहा हूं, इस डेरिवेशन में मुझे मिल गया द टोटल f इज इक्वल टू nf। अब मुझे एहसास हो रहा है कि इस तरफ जगह बची है, क्योंकि इस तरफ जगह बची है तो मैं यहां लिख सकता हूं, ये देखिए मैं यहां लिख रहा हूं टोटल फोर्स nf है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर टोटल फोर्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ f। तो मैंने लिखा f नेट इज इक्वल टू, n की जगह लिखा छोटू n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय f। तो हमने लिखा f नेट इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एरिया इंटू एल, तो al मल्टीप्लाइड बाय f। तो मेरे पास आ गया नेट f इज इक्वल टू ALN, और f क्या है? EVB sin थीटा, यानी EVB sin थीटा। पहले देखो, पहले इतना देखो, दिखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से जो मैंने साइड में हिस्सा इस्तेमाल किया है वहां पे आपको दिखना बंद ना हो जाए, आपको दिखना चाहिए। अब मुझे एहसास हुआ कि आपको दिख रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है तो मत भूलो कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी पहले एक इलेक्ट्रॉन की थी, लेकिन अब ये वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की नहीं है, सबकी है। और सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को सिर्फ वेलोसिटी नहीं कहते, सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को सिर्फ वेलोसिटी नहीं कहते, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही वजह है कि मैं यहां पे अब लिखूंगा F नेट इज इक्वल टू VD और साथ में L, साथ में B और साथ में sin थीटा। अब जो बच्चे रेगुलर 12th क्लास में मेरी बातों को सुनते आ रहे हैं, उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जो रेगुलर सुनते आ रहे हैं, और जिन्हें ये बात याद नहीं आएगी उनके लिए ये अपने आप में एक चेतावनी है कि जाग जाओ, 12th क्लास है, क्योंकि जून का महीना चल रहा है जिसमें मैं ये वीडियो लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर जून के महीने में किसी 12th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता जो मैं पूछने जा रहा हूं, तो मुझे उस बच्चे को ये कहने में कोई गम नहीं है कि भाई बहना फिर ना तुम कहना, इस सिलेबस की मार का तुम्हें बर्डन है बाद में सहना, इसलिए अभी से कह रहा हूं कि दे दो पूरी अटेंशन ताकि ना हो तुम्हें कोई टेंशन, पढ़ाई शुरू कर दो। वो बच्चे जिन्हें याद ही नहीं आ रही, कौन सी बात? अब देखो कौन सी बात। लुक एट दिस फॉर्मूला ANEVD हम पढ़ कर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बिल्कुल सही, देखो यहां जगह बनाऊंगा, यहां वो वाली चीज मैं यहां लेकर आ रहा हूं। तो देखो जी, हमें मिला था नेट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू F। तो मैं यहां लिखूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल N की जगह लिखा था N इंटू वॉल्यूम इंटू F। तो हमने लिखा था नेट फोर्स इज इक्वल टू N इंटू वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू F की जगह EVB sin थीटा। अब ये बन जाएगा EVD B sin थीटा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो मुझे प्राप्त हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ALNE VD और B sin थीटा। अब ANE और VD, ANEVD होता है I, तो हमें प्राप्त हो गया B और यहां से आया I और हमारे पास क्या बचा L और हमारे पास आ गया BIL sin थीटा, यानी नेट फोर्स कम्स आउट टू बी बिल sin थीटा। बिल्कुल सही आपने सुना, बिल। ये होटल में खाना खाने जाते हैं
वो वाला बिल नहीं, वो वाला बिल होता है BILL, ये सिर्फ बिल है, BIL sin थीटा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, बोर्ड पे आपके सामने पूरी डेरिवेशन आपको नजर आ रही है। मैं सामने हूं नहीं, लेकिन डेरिवेशन तो है, इसलिए वीडियो को पॉज करके घूरो, देखो, समझो, जानो, परखो, पहचानो, और मन में उठे कोई सवाल कक्षा में मचाओ बवाल। एक बच्चा कहता है कैसे मचाओ भाई, मैं तो लैपटॉप पे देख रहा हूं, या हो सकता है मोबाइल पे देख रहा हूं, या हो सकता है कंप्यूटर पे देख रहा हूं, या टैब पे देख रहा हूं, मुझे तो बवाल मचाना है, कैसे मचाओ? बवाल मचाना है, मुझे फोन करके मचाओ। कोई डाउट आ रहा है, मुझे फोन करो, बताओ कि सर जी डाउट आया, मैसेज करो, सर जी डाउट आया, कमेंट करो, सर जी डाउट आया। एक बच्चा कहता है नहीं आया तो भाई फिर बवाल मत मचाओ, फिर खुशी मचाओ, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे पसंद है, मेहनत करो, सबसे ज्यादा मेहनत करो, और कुछ नहीं चाहिए। लुक एट द डेरिवेशन, हमारे सामने फॉर्मूला आ चुका है दैट F net is equal to बिल sin थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई? मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि एक बच्चा कहता है मुझे नहीं समझ आया, एक बच्चा कहता है, हो सकता है सारे कहें, लेकिन मान लेते हैं कि एक बच्चा कहता है मुझे नहीं समझ आया। अगर मैं उस बच्चे के लिए इस पूरी डेरिवेशन को दोबारा करूं, मेरी आदत है कॉन्सेप्ट को दिमाग में छापने की, मेरी आदत है कॉन्सेप्ट को बार बार बताने में, इसलिए मैं कभी हेजिटेट नहीं करता। अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, और सीधा एक्सप्रेशंस लिखूंगा ताकि आपको बातें समझ आए। सबसे पहले लेट देयर बी अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A such that it consists of large number of electrons. Let I be the current and BD be the drift velocity of all the electrons in the conductor, and let this conductor be placed in a magnetic field at some angle theta. So हम यहाँ पे लिखेंगे each electron inside the conductor will experience force F भी बोल सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। मैंने इससे पहले कैपिटल F लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F वेक्टर इज इक्वल टू Q की जगह E, V की जगह V, B की जगह B, और sin थीटा, ये आ गया F। क्योंकि प्रति मीटर क्यूब पे let there be n electrons, so therefore total electrons की गिनती will be equal to n multiplied by total volume, so therefore capital N is equal to n into A into L। मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, ये आ गया n। अगर ये n है तो अब मुझे निकालना है टोटल फोर्स, so therefore total force on the entire conductor due to magnetic field will be F का वेक्टर n into F का वेक्टर n की जगह NaL, यानी ALN, और हमारे पास आ गया मल्टीप्लाइड बाय F क्या था? EVDB sin थीटा। एक बच्चा कहता है कि यार यहां तो D था, यहां VD क्यों बन गया? यार यहां भी एक इलेक्ट्रॉन था, वहां VD अब एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर किए जाते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी नहीं ली जाती है, एवरेज वेलोसिटी ली जाती है। एंड आप भी जानते हो, हर क्लास 12 का बच्चा जानता है दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसे लिखा जाता है VD। अब जरा गौर से देखो, F वेक्टर इज इक्वल टू ANEVD B sin थीटा। बच्चा है इस बात को जानता, यूनिट नंबर 2 में हमने था ये पढ़ा। जब हम जानते हैं बट I is equal to ANEVD, therefore F
is equal to B, L, बिल sin थीटा। इसे कहते हैं बिल sin थीटा, where B is the magnetic field, I is the current, so L is the length, and sin theta में theta is the angle which the current carrying conductor makes with the magnetic field. Current carrying conductor makes with the magnetic field. So अगर आपसे कोई आज के बाद पूछता है that what is the force on a current carrying conductor when placed in the magnetic field at an angle theta, then the formula for the force acting on the current carrying conductor carrying current I having length L kept in the magnetic field B at an angle theta, the formula is F is equal to बिल sin theta. घूरो, देखो, समझो, जानो, परखो, पहचानो, आए मन में कोई सवाल, मेरे बच्चों मचाओ बवाल। This is something very very important, a very crucial derivation, क्योंकि इसके बाद जो हम सीखेंगे या इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो इसी के बेसिस पे कुछ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये जान लो, अगर ये समझ आ गया तो हमने क्या सीखा, एक बार दोबारा से लिख देते हैं। तो हम डेरिवेशन कर रहे थे फोर्स की, जो कि काम कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे। कब? तब जब उसे रखा गया कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड में। तो फॉर्मूला आया F का वेक्टर, force acting on a current carrying conductor of length L kept in the magnetic field B at an angle theta। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, देखो, घूरो, जानो, परखो, समझो, मानो। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चीज आपके लिए जानना, समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपके सामने जो है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आपको अपने दिमाग में बिठाना है, और अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको ये चीज समझने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखो, गौर से देखो, मैं जो यहां बात बता रहा हूं इसके अगर मैं केस लेता हूं, लेट अस से केस 1 का मतलब कि जब थीटा 0 है या थीटा 180 है तब क्या होगा? तब F इज इक्वल टू BI साइन 0 डिग्री कह लीजिए या 180 डिग्री कह लीजिए, यानी F इज इक्वल टू 0। यानी मैं सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं, जब किसी कंडक्टर को मैं सिंपल शब्दों में लिख सकता हूं। एक बच्चा कहता है क्या, कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा जाता है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा जाता है, तब उस पे कोई फोर्स नहीं लगता। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और तब जो फोर्स होगा वो सिर्फ फोर्स नहीं होगा, वो मैक्सिमम होगा। यानी F max is the बिल इज द मैक्सिमम फोर्स। यानी हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि एक कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगता है। तब जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है। घूरो, देखो, समझो, जानो, पहचानो। आई होप माय डियर क्लास 12th के स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ आ रही है। तो अब सवाल ये आता है कि जब इतनी कहानी हमने समझ ली, इतना हमें समझ आ गया कि भाई मैक्सिमम फोर्स क्या है, थीटा 0 या 180 डिग्री पे क्या होगा, थीटा 90 पे क्या होगा, तो अब बचा क्या है? आओ नोटिस करो, ये वेक्टर है। अगर ये वेक्टर है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो राइट हैंड साइड में तो कोई वेक्टर नजर आ नहीं रहा, जबकि कोई वेक्टर
कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके ही आता है। ये आप भी जानते हो कि ए वेक्टर जब बी वेक्टर से क्रॉस होगा तो ही सी वेक्टर मिलेगा। यानी अगर फोर्स वेक्टर मिला है तो कोई तो दो वेक्टर होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये मिला होगा। आओ जानो, समझो, देखो कि यहां पे मैं कौन सी बात हूं आपको बताने जा रहा। ये देखो, बचपन में हमने एक चीज पढ़ी है, बचपन में कह लीजिए मतलब 11th क्लास में। यहां पे B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो कंडक्टर जिसे किसी थीटा पे रखा जाएगा वो भी एक वेक्टर है। तो इसे कहते हैं करंट एलिमेंट वाला वेक्टर। इसे कहते हैं करंट एलिमेंट वाला वेक्टर। देयरफॉर फॉर्मूला बनता है F का वेक्टर इज इक्वल टू B का वेक्टर क्रॉस L का वेक्टर और साथ में I। यानी साइन थीटा जो था वो किसमें तब्दील हो गया? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर में। हम सब जानते हैं कि A का वेक्टर क्रॉस B का वेक्टर इज इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। ये चीज आपके सामने है जो आपको समझ आनी चाहिए। ये चीज आपके सामने है जो आपको क्रॉस करके क्लियर होनी चाहिए कि कैसे मैंने आपको यहां बताया है कि कैसे इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास ये चीज काम कर रही है। F वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर इनटू I वेक्टर। अब सवाल आता है कि सर आपने यहां पे B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर लिखा है। एक बच्चा कहता है मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, F का वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड देन I। यार बात तो सही है, बात तो सही है कि A वेक्टर को B वेक्टर से क्रॉस करके C वेक्टर आता है, समझ आया। लेकिन A कौन है B कौन है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि I वेक्टर जब J वेक्टर से क्रॉस होता है तो K मिलता है, लेकिन जब J वेक्टर I वेक्टर से क्रॉस होता है तो K मिलता है लेकिन माइनस में मिलता है। तो क्या सही है? मैंने दोनों लिखे हैं और आपको बता रहा हूं कि क्या सही है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज अ इनवैलिड फॉर्मूला। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये रॉन्ग है, इनवैलिड इसलिए क्योंकि इसमें माइनस का साइन आ जाएगा। यहां पे आप नोटिस करो, अगर ये I कैप है और अगर ये J कैप है तो I और J जब आपस में क्रॉस होंगे तो आंसर K में आएगा। यानी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ L एंड B। अगर J को I से क्रॉस कर दिया, अगर J को I से क्रॉस कर दिया तो आंसर K कैप माइनस में आएगा। इसलिए गलत नहीं है, इनवैलिड है। क्योंकि हम जब डेरिवेशन करते हैं ना तो हम सही फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद उसकी सिचुएशंस लिखते हैं। तो ये अपने आप में एक सिचुएशन है कि फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में गया या नेगेटिव वेक्टर की दिशा में गया। पॉजिटिव वेक्टर की टर्म में आपको यही लिखना है। यानी F का वेक्टर इज इक्वल टू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इनटू I वेक्टर। अगर I J से क्रॉस हुआ, अगर I J से क्रॉस हुआ, अगर I J से क्रॉस हुआ तो आंसर K में, अगर J I से क्रॉस हुआ तो आंसर माइनस K में। राइट हैंड स्क्रू रूल 11th क्लास में पढ़ा था कि जब I J से क्रॉस होता है तो इस तरह से स्क्रू घूमता है, इस तरह से। आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपके जैसे बैठ के दिखाता हूं फिर आपके जैसे घुमाता हूं। ये देखो जी, मैं आपके जैसे बैठ गया। अगर सपोज करो ये I है और ये J है तो I J से मल्टीप्लाई होगा, तो I J से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्रू ऐसे घूमेगा, यानी डायरेक्शन इनवर्स। और जब J I से मल्टीप्लाई होगा तो J को पहले नहीं लिखा जाता, इसलिए J को पहले नहीं लिखा जाता, इसलिए ये इनवैलिड है। तो J जब I से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्रू बाहर आएगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से इसका डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा और इसका डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा, आउटवर्ड्स होगा। दिस इज इनवर्ड्स, दिस इज आउटवर्ड्स एज पर राइट हैंड स्क्रू रूल। अब पता है बच्चा क्या बोला? यार मैंने 10th क्लास में तो कुछ और ही पढ़ा था। मैंने कहा 10th क्लास में कुछ और पढ़ा था मतलब? कह रहा सर मैंने तो 10th क्लास में पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। हाँ सही पढ़ा था। मैंने ये कब कहा कि आपने फोर्स का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं पढ़ा था? आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हो और राइट हैंड स्क्रू रूल भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने बचपन में पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। इसलिए मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जिक्र पहले नहीं किया। पहले मैंने आपको
राइट हैंड रूल बताया, ये शायद 10th क्लास में नहीं था। आओ अब आपको मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताता हूं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। ये देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो उस कंडक्टर पे लगेगा, जो करंट कैरी करने वाले कंडक्टर पे लगेगा, जो करंट कैरी करने वाले कंडक्टर पे लगेगा। कब तक? जब इट विल बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैं बोर्ड पे उंगलियां तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपको अपने हाथों से डिमॉन्स्ट्रेट करके जरूर दिखाऊंगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब आपको याद रखनी है एक चीज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में 3 चीजें होती हैं। ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर मेरे बच्चों, फर्स्ट फिंगर। तो फर्स्ट फिंगर को कहते हैं F फॉर फादर, F फॉर फर्स्ट फिंगर, F फॉर फील्ड। F फॉर फादर, F फॉर फर्स्ट फिंगर, F फॉर फील्ड। ये हमारी सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल है ना, बीच में। तो C फॉर सेंट्रल फिंगर, C फॉर करंट एंड C फॉर सोच के देखिए, ये हमारी C फॉर सेंट्रल फिंगर। तो F फॉर फादर, F फॉर फील्ड, F फॉर फादर, F फॉर फील्ड, F फॉर फर्स्ट फिंगर, F फॉर फर्स्ट फिंगर। C फॉर चाइल्ड, फादर है मदर है तो चाइल्ड भी होगी, फादर है चाइल्ड आ गया। C फॉर चाइल्ड, C फॉर करंट, C फॉर सेंट्रल फिंगर। M फॉर मोटी फिंगर, M फॉर मोटी फिंगर, M फॉर मदर, M फॉर मोशन। मोशन मीन्स धक्का, मोशन मीन्स फोर्स कहां लगेगा। बहुत सारी किताबों में इसे फील्ड बोलते हैं, इसे फोर्स बोलते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई F से फादर याद रखे या F से फील्ड याद रखे। इसलिए मैं आपके लिए बहुत आसान बना रहा हूं, जो बता रहा हूं दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू रिमेंबर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस 3 चीजें, फादर मदर चाइल्ड। परिवार में 3 लोग हैं, पप्पा है, मम्मी है, बच्चा है। पप्पा फैमिली में नंबर 1, F फॉर फादर, F फॉर फील्ड, F फॉर फर्स्ट फिंगर, F फॉर फादर, F फॉर फील्ड, F फॉर फर्स्ट फिंगर। आपकी मेरी, हम तो बच्चे हैं, हमारी तो कोई फैमिली में औकात ही नहीं होती। हम लोगों को हमेशा नीचे कर दिया जाता है, बेटा नीचे रहो, आप शांत रहो, हम चुप रहते हैं। हमारी चलती है क्या मम्मी पापा के आगे? नहीं चलती। तो इसे पापा फैमिली में नंबर 1, F फॉर फादर, F फॉर फील्ड, F फॉर फर्स्ट फिंगर। हम C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर करंट, C फॉर सेंट्रल फिंगर, M फॉर मोटी फिंगर, M फॉर मदर, M फॉर मोशन। यानी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को पापा के इलाके में रखा जाएगा तो मम्मी की दिशा में धक्का मिल जाएगा। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द फील्ड, a current carrying conductor placed in the field experiences a direction in this दिशा, यानी experiences a motion in this दिशा। यानी अगर ये x है, ये y है, तो ये I है, ये j है। I जब j से क्रॉस होगा तो आपको k मिलेगा। बात समझ आई? एक बच्चा कहता है नहीं आई, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं इसी चीज को अप्लाई करना भी सिखा देता हूं, इसी चीज को एग्जाम्पल के साथ अप्लाई करना सिखा देता हूं। लेकिन वो एग्जाम्पल हमारे अगले टॉपिक में ही आपको जानने को मिलेगा। तो फिर शुरू करते हैं। फिर रुकना क्यों भाई, जब एग्जाम्पल इसका अगले ही टॉपिक में है। तो एक बच्चा बोला अगला टॉपिक क्या है, क्या ये डेरिवेशन खत्म हो गई? जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, वी हैव फिनिश्ड दिस डेरिवेशन और हमें पता चल गया हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो करंट कैरिंग करने कंडक्टर पे लगता है जब इट विल बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको 3 चीजें याद रखनी है, फादर मदर चाइल्ड। अमर अकबर एंथनी नहीं, फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर बोले तो फील्ड, मदर बोले तो मोशन, मोशन मीन्स धक्का और धक्का मीन्स फोर्स जो उस पे लगने वाला है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे पापा की दिशा में, करंट कैरिंग कंडक्टर पे पापा की दिशा में धक्का लगता है।
तो चाइल्ड क्या हो गया? करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने का एक तरीका है, और हो सकता है कि किसी बच्चे को समझ ही ना आ रहा हो सकता है। मैं कब कह रहा हूं कि यार सब कुछ समझ आ जाएगा, मैं कौन सा न्यूटन या आइंस्टाइन हूं कि मेरी सारी बातें एक बार में समझ आ जाए। लेकिन अगर आ रही है, मैं न्यूटन आइंस्टाइन तब भी नहीं हूं, आपका एक प्यारा सा टीचर हूं। आपके लिए चीजें बना रहा हूं आसान, ताकि ना होना पड़े आपको जरा भी परेशान। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है बदले में तो वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। मेरी एनर्जी इसी बात से बढ़ जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी बढ़ती है आपकी मेहनत करने से। इसलिए मैं ये 3 चीजें आपको बता रहा हूं, F फॉर फील्ड, M फॉर मदर, C फॉर चाइल्ड। F फॉर फील्ड यानी F फॉर फादर, M फॉर मदर यानी M फॉर मोशन। मोशन बोले तो धक्का, धक्का बोले तो फोर्स, यानी जो लगेगा किस पे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। कब उसे फादर के इलाके में लाया जाएगा। आइए इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, कहां काम आता है। हमारा अगला और हमारा आखिरी डेरिवेशन, बिल्कुल सही, हमारी अगली और हमारी आखिरी डेरिवेशन, मतलब इस वीडियो लेक्चर की आखिरी डेरिवेशन। मैंने कब कहा कि चैप्टर की आखिरी डेरिवेशन, तो इस वीडियो लेक्चर की आखिरी डेरिवेशन क्या कहती है उसकी तरफ आपको देना है ध्यान, ताकि ना हो आप जरा भी परेशान। तो माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, हमारी अगली डेरिवेशन है फोर्स एक्टिंग बिटवीन, फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेस्ड current carrying wires, two parallel placed current carrying wires, two parallel placed current carrying wires, carrying current in the same direction। यानी हमारे पास 2 वायर हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ऊपर से दोनों वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही है। कैरिंग करंट in the same direction, carrying current in the same direction। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, समझना बेहद जरूरी है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेस्ड करंट कैरिंग वायर्स, कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। करंट कैरिंग कंडक्टर भी बोल सकते हैं। आओ कैसे, देखो बच्चों, डायग्राम को समझना। मान लो ये एक तार है, पहली वायर, और ये एक दूसरी वायर। इस वायर में भी करंट ऊपर जा रहा है, और इस वायर में भी करंट ऊपर जा रहा है। इस वायर को हम मान लेते हैं A और B, इस वायर को मान लेते हैं P और Q। क्योंकि दोनों वायर में करंट ऊपर जा रहा है, तो इस वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और इस वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मान लेते हैं कि पहले मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई इसके कारण, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब पैदा होगी तो इसको टच जरूर करेगी, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे असर जरूर डालेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है। एक बच्चा कहता है ऐसा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे असर डाल सकती है, हाँ है ना। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर डालेगी तो डायग्राम कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये हमारी पहली वाली वायर और ये हमारी दूसरी वाली वायर। जैसे यहां पे मैंने बनाया A, यहां बना दिया मैंने B, यहां बना दिया मैंने P, यहां बना दिया मैंने Q, और इस वाली वायर के पास भी करंट है ऊपर की दिशा में I, और इस वाली वायर के पास भी करंट है ऊपर की दिशा में I। यहां भी करंट I और यहां भी करंट I। बोलो बात समझ आई? अगर आई, एक बच्चा कहता है समझ आई, अभी तो आपने कुछ ज्यादा समझाया ही नहीं। हाँ मैं मानता हूं कि मैंने भी कुछ ज्यादा समझाया ही नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन की हेडिंग के अनुसार 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपके सामने ला के रख दिए, और उसके बाद मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ला के रखे जाएंगे तो एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे असर डालेगी और दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड पहले पे असर डालेगी। मतलब सर एक बात बताओ, क्या हमने नहीं पढ़ा that a straight wire will give rise to magnetic field around it, और straight wire की magnetic field का फॉर्मूला कौन नहीं जानता? म्यू नॉट I by 4 pi r, ये आप अच्छी तरह जानते हैं।
तो आपको पता है, मुझको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए एक जनरल फॉर्मूला होता है जब हमें थीटा नहीं पता हो। तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए या 2 पाई आर अगर एक बी स्ट्रेट का फॉर्मूला है तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का असर इस पे आएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का असर इस पे आएगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम बना दिया। अब बचा ये, आओ सर जी ये बात है। तो भैया वायर तेरी मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगी तब इसको टच करेगी और इस पे असर डालेगी। हम सब जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट होता है। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो उस तरफ बनेगा, उस तरफ कह लीजिए या इस तरफ कह लीजिए, यानी अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर। इसका टेंजेंट आपकी तरफ बनेगा, यानी इसका टेंजेंट बनेगा इस तरफ। तो इसका टेंजेंट यानी इसकी अगर मैं बात करूं, इसके लिए डायग्राम बनाऊं तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ काम कर रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ काम कर रही है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि उस तरफ काम कर रही है या उस तरफ काम कर रही है तो करंट ऊपर काम कर रहा है, यानी फादर तो यहां है और चाइल्ड यहां है। और इस केस में आप देख रहे हो कि फादर आपकी तरफ है और चाइल्ड ऊपर की तरफ है, यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो फादर काम कर रहे हैं, फादर काम कर रहे हैं इस एक्सिस में और करंट काम कर रहा है ऊपर के एक्सिस में। ये अगर ओरिजिन है तो फादर काम कर रहे हैं इस एक्सिस में और करंट काम कर रहा है उस एक्सिस में। हमें पता लगाना है भाई मदर कहां है। मदर मींस धक्का, मतलब कि वेयर विल बी द मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि धक्का कहां लगेगा। आओ पता लगाएं। ये देखो कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले इस तार की बात करते हैं। इस तार पे मैं आपके जैसे बैठूंगा, लेकिन अभी मैं आपको अपने हाथ दिखाऊंगा। नोटिस करो फादर किस तरफ है। फादर मींस फील्ड, अवे फ्रॉम यू, फादर इज अवे फ्रॉम यू। वेयर इज द करंट, ये देखिए, ये फादर इज अवे फ्रॉम यू और ये देखिए, सुनो ध्यान से, ये फील्ड है, ये करंट है, ये फील्ड है, ये करंट है। अभी फील्ड आपकी तरफ है तो ये वाली फील्ड आपकी तरफ है, करंट कहां है, ऊपर है। तो मोशन कहां होगा, अंदर की तरफ, यानी इस पॉइंट पे, अंदर मतलब उस तरफ, इस पॉइंट पे। ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, अगर आप मेरा लेफ्ट हैंड ध्यान से देखेंगे तो देखिए फादर बाहर की तरफ, आपकी तरफ, और करंट ऊपर की तरफ, मोशन उस तरफ, यानी दिस विल बी द डायरेक्शन। साफ पता चल रहा है कि अगर ये x है, अगर ये y है तो ये z है। नजर आया भाई, यानी इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो ये होगा। तो अगर ये वायर 1 है और अगर ये वायर 2 है तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स रहेगा उसे हम बोलेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। गौर से देखो, इसकी वजह से इस पे फोर्स उस तरफ लगा, अब इसकी वजह से इस पे फोर्स कहां लगेगा। वेरी सिंपल। एक बच्चा कहता है सर करंट तो अभी भी ऊपर ही है, करंट पहले भी ऊपर था, फोर्स या फील्ड इस तरफ है, इसकी फील्ड बाहर थी, अगर इसकी फील्ड अंदर है तो डायग्राम विजुलाइज कर लेते हैं। ये देखिए, फादर आपकी तरफ नहीं, फादर में कहां चाहिए, अंदर की तरफ। ये मेरा लेफ्ट हैंड, फादर चले गए अंदर, मुझे करंट चाहिए ऊपर, तो फादर अंदर आ जाओ। देखो जी, फादर अंदर की तरफ, करंट ऊपर, तो धक्का इस तरफ, फादर अंदर की तरफ, करंट ऊपर, तो धक्का इस तरफ। गौर से देखो, जानो समझो, पर को पहचानो, बातें समझो। फादर अंदर, करंट ऊपर, तो मदर यानी मोशन इधर, यानी इस पे धक्का इस तरफ लगेगा। अगर ये वायर 2 है, अगर ये वायर 1 है तो इसे कहते हैं फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, यानी फर्स्ट वायर पे सेकंड वायर ने फोर्स इधर लगाया और सेकंड वायर पे फर्स्ट वायर ने फोर्स इधर लगाया। यहां पे भी यही हुआ, इसने फोर्स इस तरफ और इसने फोर्स इस तरफ, फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। जरा गौर से देखो,
आप मेरे सामने हो, यहां पे एक वायर है, मैं एक वायर हूं, इसने मुझ पे फोर्स यहां लगाया, मैंने उस पे फोर्स यहां लगाया, मतलब मैंने उसको, उसने मुझको, हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इस बात का? सिंपल मतलब है कि जब भी दो पैरेलल प्लेट वायर्स को एक दूसरे के सामने रखा जाएगा, व्हेन दे कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन, दे अट्रैक्ट ईच अदर। पेपर में सवाल आता है, what will happen when two current carrying wires carrying current in the same direction are placed parallel to each other? So if two current carrying wires are placed parallel to each other carrying current in the same direction, they attract each other. गले लगा लेती है। घूरो, देखो, समझो, जानो, परखो, पहचानो। पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं ना, इतनी एनर्जी के साथ, इतने मेहनत के साथ, सिर्फ एक ही मकसद के लिए कि मेरे बच्चों को समझ आना चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए, जो लेक्चर देख रहे हैं उनको पल्ले पड़ना चाहिए, उनके दिमाग में बैठना चाहिए। अब बताओ, क्या ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की? क्या मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके नहीं दिखा दिया? बेशक दिखा दिया। एक बच्चा कहता है सर डायग्राम बना दिया, पूरा समझा दिया, डेरिवेशन कहां है? डेरिवेशन से पहले एग्जामिनर आपका डायग्राम देखता है, इसलिए जब आप इसको डिराइव करने जाएंगे, उसकी डेरिवेशन में शायद आपकी थ्योरी को देखकर आपको इतने मार्क्स ना मिले जितने आपके डायग्राम को देखकर मिलेंगे। और आपको भी क्वेश्चन शायद सिर्फ थ्योरी लिखकर मार्क्स ना दिला पाए जितने डायग्राम बनाकर अच्छे से दिला पाएगा। तो देखो, समझो, जानो, परखो, मन में कोई सवाल, आपको पता है कैसे मचाना है बवाल। देखो, आपके सामने मैंने कर दिया, अब क्या यार, अब तो डायग्राम मिटाना पड़ेगा, अब डायग्राम मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे डेरिवेशन करनी है। अब अगर मैं डायग्राम मिटा रहा हूं तो इस डायग्राम का मैं छोटा सा वर्जन दोबारा बनाऊंगा, इस डायग्राम का एक छोटा सा वर्जन मैं दोबारा बनाऊंगा, इस डायग्राम का एक छोटा सा वर्जन दोबारा बनाऊंगा, और छोटा सा वर्जन दोबारा बनाने से पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखूंगा। क्या थ्योरी लिख रहा हूं? आप थ्योरी की तरफ ध्यान दीजिएगा। थ्योरी क्या कहती है ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। तो व्हाट डज द थ्योरी सेज? तो हमारी जो थ्योरी हम लिखने जा रहे हैं उसमें हम साफ साफ कहेंगे, लेट देयर बी टू पैरेलल प्लेट वायर्स। मैंने यहां लिखा, लेट देयर बी टू पैरेलल प्लेट वायर्स, पैरेलल प्लेट करंट कैरिंग वायर्स। लेट देयर बी टू पैरेलल प्लेट current carrying wires carrying current I1 and I2 respectively। मान लेते हैं एक वायर में करंट I1 है, एक वायर में करंट I2 है, दोनों करंट कैरी कर रही है रिस्पेक्टिवली इन सेम डायरेक्शन as shown in फिगर मैंने मिटा दी है। अभी आप इमेजिन कर लीजिए, और सबसे अच्छा पता है क्या होगा? आप बुक खोल लीजिए, आपको जल्दी समझ आएगा। नाउ ईच वायर will experience magnetic field due to adjacent wire, and therefore they will experience force due to each other। यहां लिख रहा हूं, let F12 be the force on wire 1 due to wire 2, and let F21 be the force on wire 2 due to wire 1। घूरो, देखो, समझो, जानो। ये मैंने लिख दिया। हम जानते हैं, एक बच्चा बोला हम जानते हैं। अबे क्या जानते हैं? बट we know that force is equal to Bill sin theta। यहां थीटा 90 है, तो therefore force is equal to Bill। तो जब फोर्स फर्स्ट वायर पे लगेगा सेकेंड वायर के कारण, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी? सेकेंड वायर की। करंट किसका? फर्स्ट वायर का। लेंथ किसकी? फर्स्ट वायर की। देखो ये बात समझ आई, ये बात समझ आनी चाहिए भाई।
फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बिल। अगर फोर्स का फॉर्मूला बिल होता है तो फोर्स किस पे लग रहा है? फर्स्ट वायर पे। किसके कारण? सेकंड के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी? सेकंड की। लगा किस पे? फर्स्ट पे। तो लेंथ किसकी? फर्स्ट की। एंड अगेन फोर्स किस पे? सेकंड वायर पे। किसके कारण? फर्स्ट के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी? फर्स्ट की। करंट किसका? सेकंड का। लेंथ किसकी? सेकंड की। गौर से देखो, घूरो, समझो, जानो, परखो, समझो, पहचानो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर क्लास 12th के बच्चों, आपके सामने आ चुका है फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू पुट नहीं करी। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, थ्योरी हटा रहा हूं, डायग्राम बना चुका हूं, डायग्राम ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसलिए डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा। हालांकि बोला था कि डायग्राम बना दूंगा, अभी कोशिश करता हूं। आइए, सिंस यहां पे देखो, नाउ इफ वी डिटरमाइन द फोर्स by putting the value of B1 and B2, we get force on first wire due to second wire। फर्स्ट पे लगा, सेकंड के कारण, तो मैग्नेटिक किसकी? सेकंड की। तो म्यू नॉट I2 upon 2 pi r, where r is the distance between both the wires, multiplied by I1 multiplied by L1। ये आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। अगेन फोर्स ऑन सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, सेकंड वायर पे फर्स्ट वायर से, तो मैग्नेटिक किसकी? फर्स्ट वायर की। म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r और साथ में I2 मल्टीप्लाइड बाय L2। अब अगर नोटिस करो, इसे अगर मैं F12 डिवाइड बाय L1 कर देता हूं तो मुझे प्राप्त होगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r, और अगर मैं F21 को भी डिवाइड बाय L2 कर देता हूं तो मुझे प्राप्त होगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r। जस्ट हैव अ केयरफुल लुक। एक बच्चा कहता आपने L1 से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि L1 से डिवाइड करने पर मुझे प्राप्त होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्योंकि F12 को L1 से डिवाइड करने पर, F21 को L2 से डिवाइड करने पर मुझे प्राप्त होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। एक बच्चा कहता है उससे क्या होगा? होगा कुछ नहीं, एक्सप्रेशन है ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ये डेरिवेशन फोर्स पर यूनिट लेंथ की डेरिवेशन है, पर यूनिट लेंथ की। और ध्यान से देखो एक्सप्रेशन कितना आया, F12 का और F21 का दोनों का एक्सप्रेशन सेम आया। सो व्हाट डू वी कंक्लूड? We conclude, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, that whenever two current carrying wires carry the current in the same direction are placed parallel to each other such that एक वायर में करंट I1, एक वायर में करंट I2, then both the wires attract each other with the force of the expression given by the formula आपके सामने म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r, म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi r। ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी डेरिवेशन एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5 मार्क्स की आती है। एक बच्चा कहता है पूरी, ये तो इतनी सी है। अच्छा, बस इतनी सी है, ये थोड़ा बड़ा चला के मिर्च मसाला लगा के थ्योरी को डिटेल में नहीं बताओगे? और डायग्राम कौन बनाएगा? डायग्राम का ही 2 नंबर है मेरे बच्चों। उसके बाद जाके आप ये सारी बातें लिखते हो। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है, साफ पता चल रहा है कि ऊपर न्यूटन है, नीचे मीटर है, तो जो भी फोर्स आप डिटरमाइन करोगे वो न्यूटन पर मीटर में डिटरमाइन करोगे। जो भी फोर्स आप डिटरमाइन करोगे न्यूटन पर मीटर, मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, बताओ 40 मीटर पे कितना फोर्स लग रहा है? यार हमने तो यूनिट लेंथ पे लगाया है, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, तो 40 मीटर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बातें समझ आई? वो न्यूमेरिकल की बातें जब करोगे सब समझ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, इन दोनों डेरिवेशंस के न्यूमेरिकल बहुत आसान है। एक बच्चा कहता दोनों, दूसरी कहां है? दूसरी यही तो है, फिर पहली कहां है? इससे पहले कराई थी। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू बिल sin थीटा। आई होप ये सारी बातें समझ आ रही हैं। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कहता है भाई साहब मेरे को ट्विस्ट लाना है कहानी में, ट्विस्ट। मेरा ट्विस्ट क्या? ट्विस्ट कहता है यहां पे आपने कंसीडर किया था कि दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है, अगर ऑपोजिट होता तो? वेरी गुड, वेरी गुड।
अगर ऑपोजिट होता तो लगाओ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के आपको पता चलेगा दैट द वायर्स डू नॉट अट्रैक्ट रादर रेपेल ईच अदर। लगा के देखो, समझ आएगा, सब पल्ले पड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। देखो आपके सामने मैंने पूरी डेरिवेशन आपको अच्छे से है करके दिखाई, पूरा कॉन्सेप्ट आपको ढंग से बताया। मुझे है उम्मीद कि आपको सारी बातें समझ आई। आई होप इट इज क्लियर माय डियर प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। सो आज के वीडियो लेक्चर में क्या कर लिया, दो डेरिवेशन कर ली, बहुत अच्छे से करी है। पहली डेरिवेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एन एंगल थीटा का फॉर्मूला F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। और दूसरी डेरिवेशन, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेस्ड करंट कैरिंग वायर्स such that one wire carries current I1, the other wire carries current I2, both of them are separated by distance R, and the force that is acting between both of them is mu naught I1 I2 by R। क्या चाहते हो, समरी बता दूं? चलो जी, आओ जी, जानो जी, पहचानो जी, और समरी से रैप अप करो जी। समरी ऑफ व्हाटएवर जो हमने सीखा। आओ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, समरी जो इस पूरे वीडियो में सीखा, समरी जो इस पूरे वीडियो लेक्चर में सीखा, इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने दो चीजें सीखी। समरी जो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने सीखा, दो चीजें सीखी, दो चीजें। पहली चीज हमने सीखी, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। दूसरी चीज क्या सीखी, फोर्स एक्टिंग between two parallel placed current carrying wires carrying current in the same direction, carrying current in the same direction। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आपके सामने दो हेडिंग। पहली कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर कितना फोर्स लगा, कितना लगा, आओ लिख देते हैं। फोर्स जो लगा करंट कैरिंग कंडक्टर पे जिसकी लेंथ L है, जब उसे रखा गया मैग्नेटिक फील्ड B में एट एंगल थीटा, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ द लेंथ L केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड B एट एंगल थीटा, आपके सामने बिल साइन थीटा। समझ आना चाहिए, शाबाश। आइए इसकी बात करते हैं। फोर्स लगा म्यू नॉट, पहली वायर तेरा करंट, दूसरी वायर तेरा करंट, दोनों के बीच की दूरी इतनी, पहली वायर तेरा करंट, दूसरी वायर तेरा करंट, दोनों के बीच में दूरी इतनी। फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द सेकंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। यानी पहली वायर ने मुझे अपनी तरफ खींचा, दूसरी वायर को मैंने अपनी तरफ खींचा, उसको मैंने उसको उसने, मुझको मैंने उसको, एक दूसरे को हमने गले 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 लगाया। आई होप मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आया। Hence we can say that the two wires which carry the current in the same direction attract each other। देखो समरी ढूंढ लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, जान लो, परख लो, मन में कोई सवाल मचा दो बवाल। समझ आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। आई होप चीजें समझ आ रही, समझ आ रही। तो क्या कहूं, क्या मैं ये कह दूं कि ये दो वीडियो लेक्चर, दो डेरिवेशंस इन दिस वीडियो लेक्चर को करते हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, या मैं ये कहूं कि नहीं अभी और कुछ बाकी है? बाकी है पिक्चर मेरे दोस्त, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में नहीं, क्योंकि ये जितना आज सिखाया मोर देन सफिशिएंट है। एक और वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा अगला, जो कि इसी का कंटिन्यूड होगा। एक बच्चा कहता है अब क्या करना है, एक तार पे फोर्स लगा लिया, दो तार पे फोर्स लगवा लिया, अब क्या, अब मैं तार का पूरा कॉइल बनाऊंगा।
यानी मैं कॉइल उठाऊंगा और चेक करूंगा कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ना कट करो, वायर तो पढ़ लिया। करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर, रेक्टेंगुलर कंडक्टर पूरा। अभी सिर्फ लीनियर एक सिंगल कंडक्टर था, अभी पूरा कॉइल होगा अच्छा खासा किसी शेप का। उसे जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पे फोर्स कितना लगेगा, वही हमारी अगली डेरिवेशन होगी। तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, समय नहीं करना आप अपना बेकार। देखो हो जाएगी आपकी जिंदगी की कामयाबी की नैया पूरी तरह से पार। बिल्कुल सही। माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में समझाई हुई सारी बातों से मिला है भरपूर ज्ञान और मैंने आपको नहीं होने दिया जरा भी किसी और टेंशन से परेशान, तो है मेरा दिल से आपको शुक्रिया जो आपने अपने इस वीडियो को देखने का कीमती वक्त मुझको दिया। थैंक यू माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों। Do not forget to share this video lecture with your maximum friends. Thank you.